हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर लीफो फीफो मेथड हमने कंप्लीट करा अपना अच्छे से। और आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हमारा मटेरियल चैप्टर कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा दोस्त। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ जितने पेंडिंग क्वेश्चन है हमें वो करने हैं और कुछ नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से सिंपल एवरेज प्राइस मेथड एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से। देखिए, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या है। लिखना है इसके अंदर अंडर दिस मेथड। बहुत सिंपल है और पेपर में ज़्यादा आने के चांसेस इसके भी रहते हैं। मटेरियल इशू, हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री में जाएगा वो किस प्राइस पे जाएगा, ये पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो मटेरियल गोडाउन या स्टोर से फैक्ट्री की तरफ जाएगा वो किस प्राइस पर भेजे, उस प्राइस पर भेजेंगे जो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड कहेगा। ये मेथड लगाकर हम जानेंगे किस प्राइस पर हमें भेजना चाहिए। अंडर दिस मैटर मटेरियल इशूड आर वैल्यूड एट एवरेज प्राइस, वैल्यूड एट एवरेज प्राइस पे भेजो। विच इज विच इज कंपल्सरी, विच इज कंप्यूटेड विच इज कंप्यूटेड विच इज कंप्यूटेड आर एज फॉलो। नीचे दिए गए तरीकों से कंप्यूट करा जाएगा। तो मटेरियल इशू प्राइस कैसे निकालेंगे। मटेरियल इशू प्राइस इक्वल टू टोटल यूनिट, टोटल ऑफ यूनिट, टोटल ऑफ यूनिट प्राइस फॉर ईच पर्पस, प्राइस फॉर ईच पर्पस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट, divided by total numbers of units. This method is useful. This method is useful when the material, when the material are received, when the material are received in uniform load, when the material are received in uniform load of similar quantity and price do not fluctuate, do not fluctuate। ठीक है, इसके बाद अगला मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, अगले मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। आइए, दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन, दिस मेथड लिखते चलेंगे साथ साथ अभी। दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन, दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज, of simple average method, of simple average method, in that it also takes into account the quantities which are used as weight in order to find the issue price, in order to find the
issue price. This method used total cost. Compute. How to compute? Compute as follow. Computed are as follow. Computed are as follow. कैसे निकालेंगे? Issue price is equal to total cost of material stock. Total cost of material stock अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्टॉक, और जो आएगा हमारा वो इशू प्राइस रहेगा। इसको हम इशू प्राइस कहेंगे। आइए दोनों मेथड को सीखते हैं दो क्वेश्चन करके। ठीक है, अभी क्या कहता है, मैंने सारा आपको लिखवा तो दिया है, पर ये को समझाऊंगा मैं तब जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ करने का तरीका, करने का प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सीखेंगे। ठीक है दोस्त, आइए सामने देखेंगे पांचों क्वेश्चन, और पांचों क्वेश्चन आपको बता रहा है, कहता है एक स्टेटमेंट बनाइए और प्राइसिंग ऑफ इशू की स्टेटमेंट बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड। दोनों मेथड से कह रहा है, सिंपल एवरेज और वेटेड मेथड से। और ये आपको मतलब एक ही क्वेश्चन हमें दोनों मेथड से करना है, एक क्वेश्चन सिंपल से भी, एक क्वेश्चन वेटेड से। इसलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको पहले लिखवा दिए। अब करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले मैं सिंपल मेथड के करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है हमारा, 5 है। तो पहले लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड पहले लेते हैं सिंपल एवरेज। ठीक है, आइए फॉर्मेट बनाएंगे पहले। तो फॉर्मेट स्टार्ट होगा स्टोर लेजर से। स्टोर लेजर कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट वहीं से। फॉर्मेट कॉपी तो करना है, करिए कॉपी, यहीं पर तो था वो। आइए दोस्त, मिल गया फॉर्मेट। ये लो भाई, बन गया फॉर्मेट, मिल गया फॉर्मेट। सबसे पहले क्या आएगा, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, सही रहेगा। यहाँ कर लेते हैं साइड में। चलो साइड में लिख दिया, काम आएगा। सबसे पहले भाई शुरुआत कहाँ से है, मार्च 1 2016 से। ठीक है, 2016 मार्च 1। अब देखिए ध्यान से, हमें इशू कैसे करना है। अभी तो जैसे चल रहा है वैसे चलन दो, जैसे परचेज करा परचेज, यहाँ दिखाऊंगा आपको इशू कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड से कैसे इशू करते हैं। देखिए परचेज आपको दे रखी है 100 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो रिसिप्ट साइड में आएगा। 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपये, रिसिप्ट साइड में आ गया तो बैलेंस बच गया 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपये। मार्च 2 परचेज करी 200 यूनिट 10.2 के हिसाब से। परचेज करी 200 यूनिट 10.2 के हिसाब से, 200 मल्टीप्लाई 10.2, ये आ गया 2040। तो ये हो गया 200 यूनिट 10.2 के हिसाब से 2040। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ करा है इशू, 5वीं तारीख को इशू करा है 250 यूनिट पर, कौन कितने प्राइस में करा वही तो निकालना है। और जो हम निकाल रहे हैं वो सिंपल एवरेज मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, जो स्टोर लेजर बनाया जा रहा है सिंपल एवरेज। तो 5 तारीख को इशू करा। अब यहाँ पर हमें करनी पड़ती है कैलकुलेशन, कितना यूनिट इशू करा है 250 यूनिट। अब ये नहीं चलेगा फीफो फीफो, 250 यूनिट इशू करा। अब किस प्राइस पे इशू करेंगे वो हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए जब यहाँ पर ऐसा लिखा होता है तो इसमें बनाना पड़ता है, प्राइस हमें निकालना होता है। इसके लिए *1 बना दो। यहाँ पर *1 क्यों बना रहे हैं, *1 का मतलब है, *1 का मतलब है हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो *1 वर्किंग नोट आ गया यहाँ, वर्किंग, इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है हर बार।
स्टार वन का मतलब है कि एग्जामिनर स्टार वन देखेगा तो नीचे आएगा, नीचे स्टार वन देखेगा, उसको देखेगा हाँ ये स्टार वन जो दिख रहा है वो इस वर्किंग नोट से आंसर आया उसका। अब यहां लिखेंगे कैलकुलेटिंग ऑफ प्राइस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ प्राइस फॉर इशू का क्या प्राइस होने वाला है ऑन 5 मार्च 2016 को। हम जो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं वो किस तारीख का निकाल रहे हैं, 5 मार्च 2016 को। अब किस तरीके से निकालेंगे, इशू प्राइस क्या रहने वाला है, तो लिखेंगे इशू प्राइस इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए, एवरेज। जब आप इशू करोगे तो इशू प्राइस जिस दिन आपने इशू करा उससे पहले देखना आपने कितनी परचेज करी थी, इशू प्राइस से पहले देखना आपने कितनी परचेज करी है। इशू प्राइस से पहले मतलब इस इशू से पहले कितनी परचेज हुई है, 2, तो इन दोनों का एवरेज लेना है, पास खत्म। भाई इशू प्राइस से जब मैंने इशू करा था ना 250 यूनिट, जब मैं इशू कर रहा हूं 3 मार्च को, उससे पहले देखो आपने कितनी बार परचेज करा है, जितनी बार आपने परचेज करा उसका जो प्राइस होगा उसका एवरेज निकाल देना, वही एवरेज आप यहां लिख देना, उसको कहते हैं एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड क्या कहता है, कहता है जिस दिन आप इशू कर रहे हो उससे पहले देखो आपने कब कब परचेज करी, उस जितने भी परचेज करी उन सभी परचेजेस का एवरेज कर दीजिए, उन सभी परचेज के प्राइस का एवरेज कर दीजिए। तो पहले मैंने परचेज करी थी 10 रुपए के हिसाब से और दूसरी परचेज करी 10.2 के हिसाब से और डिवाइड बाय कर दिया 2। तो भाई अगर मैं 2 प्राइस को प्लस कर रहा हूं तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर मैं 3 प्राइस को प्लस कर रहा हूं तो 3 से डिवाइड करेंगे। एवरेज का मतलब तो आपको पता ही है, 10 प्लस 10.2 यह आ जाएगा 20.2 और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो आएगा 10.1। तो दोस्तों जो यह प्राइस आएगा ना इस प्राइस पे 250 यूनिट इशू होगी, और मुझे सबसे आसान लगता है और क्योंकि सबसे शॉर्ट भी होता है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। 10.1 पे इशू करा जाएगा तो 250 मल्टीप्लाई बाय 10.1, समझ में आया कैसे निकालेंगे, 2525। अभी नहीं आया कोई बात नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे। अच्छा 250 यूनिट चलेगी, किस में से चली गई, अब यहां कंफ्यूजन आ गई, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई 50 यूनिट है पर ये नहीं पता किस प्राइस पे, तो बस सिंपल एवरेज मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो, इस पे प्राइस का कॉलम बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता, कंफ्यूजन हो जाएगी यार, कैसे पता लगाओगे कि जो 250 यूनिट है वो फीफो लिफो थोड़ा करोगे, ये तो दूसरा मेथड है ना, फीफो लिफो थोड़ा करेंगे हम, ये मेथड कौन सा है दोस्त, दूसरा मेथड है, तो फीफो लिफो इसमें नहीं कर सकते। भाई ऐसे तो ना कहोगे कि 200 पहले 100 यहां से गया फिर 200 यहां से गया 150 यहां से गया, ये 100 यहां से गया पहले 200 यहां से गया फिर 150 वहां से गया, ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए जब सिंपल एवरेज मेथड लगाते हैं तो वहां पर हम बैलेंस का प्राइस किस प्राइस पे बैलेंस बचा ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इस प्राइस का कॉलम नहीं बनाते। मैंने बनाकर दिखाया, अगर मैं नहीं बनाता तो कहता भाई क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, तो मैं यहां से अगली बार से नहीं बनाऊंगा, यहां पर भी डैश डैश लिखूंगा, क्योंकि प्राइस बताए ही नहीं पाओगे। मुझे बता दो आप किस प्राइस पे बच गया, आप फीफो नहीं लगा सकते, लीफो नहीं लगा सकते, उसके बाद बता नहीं बता पाएंगे यार। हम फीफो लगाते तो हम बता पाते कि 100 यहां से गया और 150 यहां से गया तो 10.2 का 50 बचा, अगर लीफो लगाते तो 200 यहां से गया 50 गया तो 10.10 का बच गया 50। भाई ना ही फीफो लगा रहा हूं ना ही लीफो लगा रहा हूं, मैं तो एवरेज लेकर चल रहा हूं। अगर मैंने प्राइस यहां एवरेज लिया है तो इस केस के अंदर बैलेंस वाले के अंदर हम प्राइस का कॉलम बनाते ही नहीं। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम उसका प्राइस फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी तो बना रहा हूं, वैसे नहीं बनेगा, ठीक है दोस्त। चलिए कैसे पता लगाऊंगा, ऐसा करूंगा, देखो 2040 10 2040 प्लस 1000 टोटल आपके पास कितनी अमाउंट की वैल्यू थी, जो 300 यूनिट, देखो 100 यूनिट इतने की, 200 यूनिट इतने की, तो 300 यूनिट होगी 3040 की। अब 3040 की 300 यूनिट है और 250 इतने की है, तो 3040 में से ये माइनस कर दो, 50 की बच जाएगी, 2525 कितना आ गया 515। आया समझ में। और अगर आप निकालना चाहते हो तो इसको से डिवाइड करके निकाल लेना, पर जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, फॉर्मेट में है ही नहीं प्राइस का कॉलम, ठीक है दोस्त। तो आप चाहो तो मैं इसको हटा सकता हूं, ठीक है। प्राइस का कॉलम फॉर्मेट में है ही नहीं। तो यहां थी 10 यूनिट 1000 रुपए की, यहां थी 100 यूनिट 1000 रुपए की, और यहां 200 यूनिट था इतने की। तो अगर 300 यूनिट 3040 की है, उसमें से 2.5 इतनी अमाउंट की यूनिट हटा दो तो बच जाएगी 50 यूनिट 515 रुपए के हिसाब से। समझ में आया नहीं आया।
फीफो लीफो नहीं लगा रहे, अगर फीफो लीफो लगाते तो बैलेंस का पर यूनिट का प्राइस भी पता चलता। यहाँ एवरेज दिखा है प्याज, ना तो ये लिया है यहाँ एवरेज लिया है, तो एवरेज लिया है तो प्राइस भी हम यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किस प्राइस पे बचा, इसलिए हम लिखते ही नहीं। हमने कहा भाई देखो, अगर आप प्राइस निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, कि हमने कहा इसमें से इसको डिवाइड कर लेना, 515 डिवाइड बाय 50 कर लेना, 10.3 आ रहा है, यही प्राइस माना जाएगा अगर आप निकालना चाहते हो तो। वैसे नीड नहीं है, क्या करना है, ये कितना था 3000 पे 300 यूनिट, अगर 3000 की और 250 यूनिट इतने की, तो 50 यूनिट के लिए माइनस करना पड़ेगा 3040 को इससे, तो आ जाएगा 50 यूनिट का प्राइस। क्लियर है, समझ में आया नया मेथड क्या कहता है, ठीक। अगला परचेज देखते हैं। परचेज करा 300 यूनिट 10.80 के हिसाब से, तो 7 तारीख को परचेज करी 200 यूनिट 10.5 के हिसाब से। मार्च 7 को, ये 5 मार्च को था, 200 यूनिट पड़ी 10.7 के हिसाब से, 10.5 के हिसाब से, 5 के हिसाब से 200 यूनिट परचेज करा है 10.5 के हिसाब से, ठीक। और कितना आ जाएगा 200 यूनिट 10.5 के हिसाब से, 200 मल्टीप्लाई 10.5, ये आ जाएगा सर 2100 रुपये। तो कितना बच गया सर हमारे पास, एक तो 50 बचा 515 रुपए के हिसाब से। अब ये 50 कहीं ना कहीं किसका बचा है, इसमें से किसी का बचा होगा, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, ये 50 किसका बचा है, इसमें से किसी ना किसी का बचा होगा। भाई 300 यूनिट है तो भाई 250 तो गई है, अभी 50 इन्हीं में से किसी का बचा हुआ है, तो ये बताता हूँ क्या मानते हैं। अब ये लिख दो 200 यूनिट 2100 रुपए के हो गए भाई, 200 यूनिट 10.5 के हिसाब 2100। अब प्राइस नहीं लिखते यहाँ पर, 200 यूनिट सीधा 2100 लिख दो तो 10.5 पता चल जाएगा 10.5 ही। फिर परचेज करी कितनी तारीख को, 10 तारीख को परचेज करी 300 यूनिट 10.80 के हिसाब से। मार्च 10 300 यूनिट 10.8 के हिसाब से, 300 मल्टीप्लाई 10.8, यह कितना आ गया 3240। अब मेरे पे क्या बचा, 50 यूनिट 515 रुपए की, 200 यूनिट 2100 रुपए की, और ये अभी 300 यूनिट 300 यूनिट 3240 की। ये दोनों एक थे और ये तीनों एक है। अब मुझे बताइए सर, ये तीनों अब जब मैं इशू करूंगा ना, अब जब मैं इशू करूंगा तो कितनी तारीख को इशू कर रहा हूं, इशू करी 200 यूनिट, अब पता नहीं कितनी तारीख को करी है, पर तारीख तो पता है 13 तारीख को करी है इशू। तो मार्च 13 को 200 यूनिट इशू करा। अब ये किस प्राइस पे इशू करा ये तो पता ही नहीं, 200 यूनिट इशू करा पर किस प्राइस पे, इसलिए यहां पर स्टार 2 लगा दूंगा कि ये प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे। अब करेंगे कैसे, तो स्टार 2 लगाएंगे, स्टार 2 में वही लाइन लिखेंगे कैलकुलेटिंग, ये लिखना पड़ेगा आपको बार बार, कैलकुलेटिंग ऑफ प्राइस और इशू ऑन 13 मार्च 2016 को। हम 13 मार्च 2016 का प्राइस किस पे इशू करना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इशू प्राइस जो होगा वो किसका एवरेज होगा, होगा एवरेज, पर किसका एवरेज होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखियो, जब भी हम प्राइस इशू करते हैं तो हमें पता है कि इससे पहले कितनी परचेज करी हमने, 2, पर 2 परचेज करी तो है, उनकी 2 यूनिट है, पर अगर आप बैलेंस में देखोगे तो बैलेंस में 300 400 500 500 और 550 हमारे पास टोटल 550 यूनिट है बैलेंस में। अब ये 500 550 यूनिट जो आई है वो किस कहां से आई है, 300 यूनिट इस परचेज की है, 200 यूनिट इस परचेज की है, और 50 रुपए कहीं ना कहीं इस परचेज की है। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम क्या मान के चलते हैं, प्राइस निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए, जब भी आप प्राइस निकालोगे ना यहाँ पर, जब भी आप यहाँ पर प्राइस निकालोगे ना, पहले देखना ये जो प्राइस आप निकाल रहे हो, इस प्राइस पे लिए 200 यूनिट कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहीं से होगा। हमारे पास थी टोटल कितनी 550, जिसमें से 300 इसकी थी, 200 इसकी थी, और 50 उन दोनों में से किसी एक की थी, है ना, ये तो थी। अब भाई ये 200 यूनिट भी इन्हीं 550 में से आया है, ठीक है। तो अब मुझे जो एवरेज लेना है, एवरेज लेते समय जब मैं ये ध्यान दूंगा कि जो बैलेंस यूनिट है वो किस किस प्राइस से है, 300 200 और कहीं ना कहीं ये 50 इन दोनों में से किसी एक की है, पर ये नहीं पता किस प्राइस में, इन दोनों में से किसी एक में से गई है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 और 3 को ऐड करेंगे। सर ये क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि इसकी यूनिट हम नहीं मानते। ये जो 50 यूनिट ऊपर से आई है ना, इन दोनों में से जो 50 यूनिट हम मान के चलते हैं जो लास्ट में है ना उसका है, क्या मान के चलते हैं, जो लास्ट में 200 यूनिट थी उसका है ये 50। हम ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे नहीं 1 2 एक छोड़कर दूसरा,
जो लाइन से पीछे 3 परचेज है उसका लेके 3 परचेज ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोस्तों ये 50 यूनिट जो है ये इसी की है, ये मानते हुए चलते हैं इसकी बच गई होगी, ये मानते हुए चलते हैं किसकी बच गई होगी, इसकी बच गई होगी, ये मानते हुए चलते हैं। ये मान के चलो कि जो 250 यूनिट है ना, इस 250 यूनिट में पहले 100 ये गया और फिर 200 में से 150 ये गया, 50 इसकी बच गई, ये मानते हुए चलो। ऐसा मानता है सिंपल एवरेज मेथड। ये अजम्पशन होती है दोस्तों, ये अजम्पशन है। और सिंपल एवरेज मेथड ने फीफो मेथड का कहीं ना कहीं यूज करा है, ऐसे प्राइसिंग में यूज नहीं करा, बस क्वांटिटी में यूज करा। इसलिए मैं कह रहा हूं फीफो मेथड नहीं लग रहा है यहां पर, फीफो मेथड क्वांटिटी में यूज करा है कि अगर ये 250 यूनिट इशू हुई, किस तरीके से इशू हुई, पहले 100 यूनिट फिर 150 इसकी में से। प्राइस को लेकर नहीं करा, प्राइस को लेकर नहीं करा, प्राइस को लेकर तो सिंपल एवरेज लगेगा, पर क्वांटिटी का जो इशू है उसको लेकर क्या लगेगा, उसको लेकर फीफो लग जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया दोस्तों? भाई ये कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है। प्राइस को लेकर नहीं, क्वांटिटी को लेकर क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो 250 यूनिट आप इशू कर रहे हो वो किस प्राइस पे इशू कर रहे हैं ये तो बताएगा सिंपल एवरेज मेथड। किस प्राइस पे वो तो एवरेज निकाल के पता लगेगा, पर जो 250 यूनिट आपने इशू करी वो पहले कौन से करी, फीफो के हिसाब से करी, ये मानकर चलते हैं। क्या बोला मैंने? जो 250 यूनिट ये इशू हुई है, ये यूनिट जो इशू हुई है वो फीफो के हिसाब से हुई है। पर ये जो प्राइस आया है, ये जो प्राइस आया है, ये जो प्राइस आया है वो एवरेज मेथड के वजह से आया है, एवरेज मेथड के हिसाब से आया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि जो क्वांटिटी आप इशू करोगे वो किस प्राइस पे करोगे। तो हमने कहा फीफो मेथड जो वेटेड एवरेज जो एवरेज मेथड है उस प्राइस पे इशू करेंगे, एवरेज के हिसाब से इशू करा। पर मैं आपसे कह रहा हूं ये जो 250 यूनिट है वो किस हिसाब से, 250 यूनिट जो है वो किस हिसाब से इशू होगी। आप कहना सर पहले ये 100 में से गया होगा फिर ये 150 में से 50 रुपए। हम अगर नहीं होता तो हम मान के चलते हैं फीफो, ठीक है। क्वांटिटी तो फीफो के हिसाब से हुई है पर प्राइस फीफो के हिसाब से नहीं हुआ दोस्त, प्राइस फीफो के साथ। अगर मैं यही बात आपको जस्ट अभी से पहले बोल देता ना तो आप कहते नहीं सर ये तो भाई जो बच गया ना 50 यूनिट ये 10.2 के हिसाब से बचा, ऐसा कहते। तो यहाँ अमाउंट गलत आता, यही तो प्रोसीजर है, यही तो खेल है भाई, ऐसा नहीं निकालते इसमें, यही तो तरीका है। अगर मैं कहता ना मान लो क्वांटिटी पहले बता देता, जस्ट अभी ना बता के इससे पहले बता देता, मैंने जानबूझ के नहीं बताया। अगर मैं आपको पहले बता देता, मैं आपसे पूछता बताओ ये 50 यूनिट किस प्राइस पे बचेगा, तो आप कहते 10.2 के हिसाब से बचेगा, पर ऐसा नहीं है। इस पे प्राइस कैलकुलेट करते वक्त जब ये 50 यूनिट का प्राइस निकालोगे तब आप फीफो को नहीं अप्लाई करेंगे। ये मान के चलोगे जो क्वांटिटी हुई है फीफो के हिसाब से हुई है, प्राइस फीफो के हिसाब से नहीं हुआ। प्राइस निकालते वक्त आप क्या करोगे, 300 यूनिट अगर 3040 की और ये इतने की तो माइनस करके निकालेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब मैं क्या लेके चलूंगा, अब मेरे को पता है कि 300 यूनिट इसमें से है, 200 यूनिट इसमें से है और 50 यूनिट इसमें से है। तो जो जितनी यूनिट बैलेंस बच गई उस यूनिट के प्राइस का एवरेज कर दो, ऐसे निकलेगा। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं कि भाई आपको इकट्ठा आ रहा है। तो कैसा आएगा, 10.2, 10.5 और 10.8। 10.2 50 यूनिट का मान के चलेंगे, 10.5 और 10.10। ये प्राइस मैं ले तो रहा हूं पर ये प्राइस को वहां लिख थोड़ी ना रहा हूं दोस्तों, इस प्राइस पे इशू थोड़ी ना कर रहा हूं, इस प्राइस से तो एक एवरेज निकाल रहा हूं और उस एवरेज 3 से डिवाइड होगा इस बार, उस एवरेज को वहां लिखूंगा। समझ में आ रहा? कंफ्यूजिंग सर, अभी तो आप मना कर रहे थे कि प्राइस नहीं लेना, पर प्राइस कहां नहीं लेना ये बोल रहा हूं, प्राइस इशू में नहीं लेना, इशू में क्या लेना है, एवरेज प्राइस मेथड लेना है। और इस मेथड को, इस प्राइस को एवरेज के लिए ले सकते हो आप। भाई ये कंफ्यूजिंग है, अगर आप ध्यान से चीजों को नहीं समझ रहे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और आप बोर हो जाओगे इस चीज से। समझिए, थोड़ा कंसंट्रेशन करिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्वांटिटी इशू जो हो रही है वो फीफो के हिसाब से सोचना, और जो प्राइस है वो कभी फीफो के हिसाब से मत सोचना। एवरेज निकालने के लिए उसका प्राइस का यूज कर सकते हैं पर कभी भी फीफो के हिसाब से प्राइस इशू नहीं किया जाएगा। प्राइस इशू हमेशा एवरेज मेथड के हिसाब से किया जाएगा। बताइए क्या आएगा, 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 10.5, ये आ गया 10 हो सकता है कि जो अमाउंट आएगा एवरेज हो सकता है उनमें से 3 में से एक हो, चलेगा, पर हमारा एवरेज कोइंसिडेंस है ये कि इन तीनों में से एक आ रहा है, और यहां ही लिखेंगे 10.5। अब जरा ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, अब आपको बात समझ में आएगा। 200 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा, क्या जाएगा 2100 रुपए।
अब मुझे बताओ क्वांटिटी इशू करी, ये टोटल करना है, इसका टोटल 515 प्लस 2100, नहीं पहले इसका टोटल करो भाई, 550 भाई यूनिट का टोटल कितना है 550, 300 200 500 और 550, 550 में से 200 गई, 550 में से 200 गई तो कितने बचे 350, 350। अब मुझे बताओ ये 350 यूनिट किस प्राइस पे, क्या निकालोगे, क्या कहोगे, पहले ये फिर ये, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं लिखना, ये तो समझा रहा हूं। ये 350 यूनिट कैसे निकाला कि भाई ये टोटल यूनिट इतनी थी, इसमें से इतनी इशू कर दी, इतनी बच गई, टोटल प्राइस इतना था 550 का और 200 का इतना हो गया, तो माइनस करके जो बच जाएगा वो यहां जाएगा, जोड़ो भाई 3240 प्लस 2100 और प्लस 515, मैंने कहा 350 यूनिट, 550 यूनिट जो सब 550 आया ना, ये 550 यूनिट का प्राइस है 5855, इसमें से 2100 हटा दो तो यूसू हो गई, 2100 हटा दिया, जो बच गया वो 3755 बच गया, यही तो है एवरेज प्राइस है, यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। आप ये मत सोचे कि आपको पहले से पता है, सीख रहे हो अभी, अब सीख रहे हो तो क्या क्या चीजें निकल कर आती है, नहीं नहीं वो इस तरीके से निकल कर आ रही है। आगे 13 तारीख का हो गया, 18 तारीख को फिर इशू करा। अब मुझे बताओ जो 350 यूनिट है फीफो के हिसाब से बोलो, तो 350 में से सबसे पहले जो 200 यूनिट गई होगी वो कहां से गई होगी, 200 यूनिट जो गई होगी पहले इस 50 से गई होगी, तो ये तो गया, मतलब ये लाभ खत्म होगी कहानी इसकी, क्योंकि ये 50 इसमें से था तो हमने कहा ये कहानी खत्म। और 100 यूनिट 150 यूनिट यहां से गई होगी, तो इसकी 50 बच गई, उसकी 300 बच गई, इसकी 50 और इसकी 300 कहां से होगी, इसका 50 मतलब ये और इसकी 300 मतलब ये, जो 350 यूनिट बची है ये 350 यूनिट ये और 50 यूनिट इसकी बची है। आया समझ में भाई, 200 यूनिट जो इशू करी है ना वो पहले 50 करी है, ये सोचो, फिर 100 इसकी करी है, तो इसकी कितनी बच गई 50 और इसकी कितनी बच गई 300, तो 300 इसकी बच गई, 50 इसकी बच गई, तो अगले इशू पे यही दो का एवरेज लूंगा, इसका नहीं लूंगा क्योंकि इसकी यूनिट तो चली गई, इसकी यूनिट तो इशू हो गई। आया समझ में, तो अगले प्राइस का एवरेज जो 350 यूनिट जो बैलेंस बच गया ना दोस्त, ये 350 यूनिट का जो बैलेंस बचा ये किस प्राइस पे बचा है, टोटल प्राइस तो ये है, हमने इसका एवरेज एक प्राइस निकाल लिया, पर अगर देखो 350 यूनिट में 300 ये बचा होगा और 50 इसका तो बचा होगा, क्योंकि फीफो से पहले उड़ गया होगा पहले वाला, तो 50 का बचा होगा, तो दो ये प्राइस बचे हैं, इस प्राइस का एवरेज कैलकुलेट करा जाएगा। मार्च 18 तारीख को इशू करा 200 यूनिट, 200 यूनिट इशू करा, अब किस प्राइस पे इशू करा है, तो कितने का एवरेज लूंगा, कितने का एवरेज लूंगा, पहले ये देखो जो बैलेंस आपका है वो क्या क्या यूनिट का बच गया, 300 बैलेंस में देखेंगे तो 350 बैलेंस यहां से चार्ट करोगे नीचे से, 300 ये खत्म, 20 50 का तो खत्म हो गया, ऊपर तो पहुंचा नहीं, तो मतलब यही दो प्राइस पे आ रहा है 350 यूनिट, कहीं ना कहीं ये इन्हीं दो में से है, तो इन्हीं का प्राइस का एवरेज लेंगे इशू करते टाइम। समझ में आ रहा है, जो 350 यूनिट है वो इन दोनों में से कहीं है, 300 इसकी है 50 इसकी है, ठीक है इन दोनों में से है, तो इन दोनों का प्राइस का एवरेज लेकर यहां डाल देंगे, करना सर 10.5 और 10.8, और अगर आपने इसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाया तो नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे, मार्च 18 का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, स्टार नंबर 3 करके, यहां पर हर बार वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेटिंग ऑफ प्राइस और इशू ऑन 18 मार्च 2016। समझ में आ रहा है, एवरेज लेते टाइम कौन कौन सा प्राइस लेंगे, जो बैलेंस बच गया वो देखना किस में से बचा, उन्हीं का प्राइस का एवरेज लिया जाएगा। इशू प्राइस 10.5 बचा और 10.8 बच गया था, डिवाइड बाय 2, 2 करा तो 2 से ऐड माइनस, ये कितना आ गया था 10.65, 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाय 2, 10.65 आया, इस प्राइस पे इशू करा जाएगा। बस यही समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस प्राइस का, कितने प्राइस का एवरेज करूं, जितने बैलेंस बच गया यूनिट उसका यूनिट देखना कि ये जो 350 पहले 300 इसमें बच गया होगा, बाकी इसमें बच गया होगा, अगर और बचता तो बाकी इसमें, जैसे ये वाला देखा हमने देखा भाई टोटल हमारे पास कितनी यूनिट बची, टोटल जो 50 बचा वो इसमें से बचा, टोटल जो 50 बचा वो इसमें से बचा, और यहां पर इशू करते टाइम हमने देखा ये जो 550 है वो किसमें, पहले 300 यूनिट इसकी, फिर 200 यूनिट इसकी और 50 यूनिट इसकी, नीचे से चलते हुए चलेंगे, ठीक है, तो 200 यूनिट इशू कर दी, अब 200 यूनिट जब इशू करूंगा तो कितनी बच जाएगी 150, पहले देख लो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना होता है, यह आ गया 2130, अगर मैंने कहा 3755 टोटल है और 10 टू इतना इशू हो गया तो बच गया 1625, और जो ये 150 यूनिट है, ये जो 150 यूनिट है दोस्त ये इसी में से बची होगी, बस ये जो 150 यूनिट है वो इसी में से बची होगी। तो मार्च 25 की कैलकुलेशन करते टाइम पहले देखूंगा परचेज करा है, अब ये तो परचेज हुआ है, और तो परचेज जो हुआ है 100 यूनिट 11 रुपए के हिसाब से, मार्च 20 को 100 यूनिट 11 रुपए के हिसाब से 1100, तो मेरे को पहले 150 यूनिट बच गई 1625 के हिसाब से,
और 100 यूनिट बच गई 1100 के हिसाब से। अब लास्ट में इशू करा है पर 25 तारीख को 150 यूनिट, तो मार्च 25 को 150 यूनिट इशू करा। अरे 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 150 यूनिट किस प्राइस पे इशू करा, ये यहाँ आना था 100 यूनिट 11 रुपये के हिसाब से 1100 यहाँ आना था, रिसिप्ट हुआ ना, परचेज करा है 100 यूनिट 11 रुपये के हिसाब से 1100 यहाँ पर आएगा। तो अब मुझे 150 यूनिट इशू करनी है भाई, किस प्राइस पे इशू करूँ, तो आप बैलेंस चेक करना। ये 100 रुपये किस में से है, ये 100 रुपये कहाँ से आया, ये 100 यूनिट जो है इसका प्राइस कहाँ है, ये रहा। और ये 150 यूनिट कहाँ से होगा, ये 150 यूनिट इस पे से होगा, मतलब यही दो प्राइस का है, क्योंकि 300 थी 150 चली गई होगी, तो 150 जो बच गया वो इसी में से बचा। उल्टा लेकर चलेंगे, समझ में आ रहा है आपको कैसे लेकर चल रहा हूँ। ये 100 यूनिट पहले देखो इसमें से, फिर जो 150 यूनिट है वो किसमें से, इसमें से। अगर यहाँ 350 होती तो मैं कहता 100 ये रही, 300 ये होगा, 50 उसके ऊपर होगा, समझ में आ रहा है। तो अभी इस इतने क्वांटिटी पर सिर्फ यही दो प्राइस आ रहे हैं, इन्हीं दो प्राइस का एवरेज यहां पर आ जाएगा। स्टार नंबर 4, कैलकुलेटिंग ऑफ प्राइस फॉर इशू ऑन 25 मार्च 2016, 25 मार्च 2016। तो इशू प्राइस हमारा क्या है, इशू प्राइस हमारा क्या है 10.5 प्लस 10.8 नहीं होगा, रुक जाओ, 10.8 होगा और प्लस 11 डिवाइड बाई 2 होगा। दो ही प्राइस, दो बैलेंस में सिर्फ दो ही बैलेंस कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, किस प्राइस पे बिलोंग कर रहे थे, 111 पे बिलोंग कर रहा था और वो 10.8 में बिलोंग कर रहा था। तो 11 पे और वो 10.8 पे, तो बताना क्या आएगा 10.8 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 10.9। और ये 10.9 जो यहाँ पर आया कर दो 150 मल्टीप्लाई बाई 10.9, ये कितना आ गया, ये आ गया 1635। और यहाँ पर कितना बच जाएगा सर, 150 है तो 100 बच जाएगा, वही 100 1100 रुपये के हिसाब से, नहीं 1625 1100 के हिसाब से मत कर देना, कहेंगे भाई 150 यहाँ गया तो ये इतने का कहाँ है, देखो बराबर आ रहा है, देखना जरा बराबर है, ये नहीं है ना बराबर, तो गलत मत कर देना कि ये 150 तो गया तो 100 बचा 1100 के हिसाब से, ऐसे मत करिएगा। पहले टोटल करिए 1625 प्लस 1100, तो 250 यूनिट पे 2725 आ रहा है, इन सब का दोनों का टोटल 2725, इसमें से माइनस करो 1635, तो ये आ गया 1090। तो 100 यूनिट जो बची है 1090 के हिसाब से बची है। इस तरीके से निकालते हैं एवरेज मेथड से, एवरेज मेथड से इस तरीके से निकालते हैं। समझ में आ गया दोनों मेथड कैसे करना है। ये बस सबसे इंपॉर्टेंट खेल है सिर्फ इसी का, कि कौन सा प्राइस लूं, उसको निकालने के लिए ये देखो जो क्वांटिटी है वो किस प्राइस पे बिलोंग कर रहा है, उनका ही एवरेज लेकर चलना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं वेट, ये तो सिंपल एवरेज था, अब बात करते हैं सेम क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड सेम क्वेश्चन है, क्योंकि तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है। इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, हो तो गए। कॉपिंग, लो भाई कॉपी हो गया, मुझे कुछ नहीं करना दोस्त, पता क्या हटाना है, ये प्राइसिंग हटानी है बस, ये प्राइसिंग अब अलग से मुझे कैलकुलेट करनी होगी, सब कुछ तो सेम है, सब कुछ सेम होगा, प्राइसिंग हटानी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ मैं प्राइसिंग कैसे हटाना है, एक मिनट रुक जाओ, आप मत लिखना अभी। प्राइसिंग हटाने के बाद आप ये अमाउंट हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि जब प्राइस चेंज हो जाएगा तो अमाउंट भी चेंज होगा। पहले मुझे रफ करने दो, मिटोने दो, फिर बताता हूँ कहाँ से आपको चलना है। ये सब मिटो, ये वाला पार्ट दोबारा से होगा अलग प्राइस से, ये वाला पार्ट दोबारा से होगा अलग प्राइस से। और हमारे सिर्फ जब वेटेड एवरेज और हम सिंपल एवरेज मेथड सॉल्व करते हैं तो वहां पर सिर्फ हमारे दो ही कॉलम बनते हैं बैलेंस के टाइम पे, क्वांटिटी और वैल्यू, क्योंकि प्राइस पर यूनिट हम नहीं फाइंड आउट करते। शुरुआत से चल, अब देखिए अब कैसे करेंगे, करना कैसे है सर। देखो सबसे पहले क्या हुआ था,
शुरुआत से बढ़ते हैं। मार्च 1 को 100 यूनिट रिसीव हुई 10 रुपए के हिसाब से। मार्च 1 को 100 यूनिट रिसीव हुई 10 के हिसाब से डाल दो। मार्च 1 को 100 यूनिट हुई 10 के हिसाब से कितना आया 1000 रुपए। तो बैलेंस कितना बच जाएगा 100 यूनिट 10 रुपए नहीं लिखेंगे, प्राइस नहीं लिखते, क्या लिखते हैं सीधा 1000 रुपए। अब इधर देखना, इधर थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि अब जब मार्च 2 को 200 यूनिट परचेज करी 10.2 के हिसाब से, तो मार्च 2 को 200 यूनिट परचेज करी 10.2 के हिसाब से कितना है 2040। तो टोटल मिला के कितनी यूनिट हो गई मेरे पे 300। टोटल मिला के कितनी यूनिट हो गई 300। कैसे 100 पहले की 300। तो यहां पर टोटल लिख देंगे, टोटल लिखेंगे और कहेंगे प्राइस भी टोटल। भाई 100 यूनिट के 1000 रुपए और 200 यूनिट के इतना, तो यहां पर इधर बैलेंस क्या बच जाएगा? ऐसे लिखेंगे पहले 100 यूनिट का इतना, फिर 200 यूनिट का इतना, एक साथ ही डाल दो टोटल, एक साथ ही डाल दो। कैसे कि भाई 100 यूनिट के 1000 रुपए हो गए, डाल दिए, बैलेंस बच गया। आज 200 यूनिट खरीद 2040 हुआ। तो मुझे बताओ इधर आज बैलेंस क्या बच जाएगा? मार्च 2 के एंड में क्या बैलेंस बच जाएगा? मार्च 2 के एंड में 100 यूनिट पहले का 200 आज का 3040 बच जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया बता दीजिए। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों बराबर है। एक ये तरीका भी और था, जैसे कि आपने ये वाला करा, ये तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप। अब देख लो जिस हिसाब से आपकी बुक में लिखा है या जो भी है, आप दोनों तरीका फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये भी तरीका फॉलो कर सकते थे आप, जैसे कि यहां पर मैंने गलत लिख दिया शायद, ये ऐसा आएगा 100 यूनिट 1000 रुपए और 200 यूनिट 2040। तो इस टाइम का जो सेकंड ईयर का जो एंड है, इस पे जो एंड है वो क्या बच जाएगा 100 यूनिट 1000 रुपए के हिसाब से और 200 यूनिट इतने के हिसाब से, तो 300 यूनिट बच जाएगा 3। तो आप ऐसा कह सकते हो, इसको अलग अलग ना लिख कर चलो, इसको एक साथ लिख सकते हो। सर ऐसा क्यों एक साथ क्यों? क्योंकि प्राइसिंग तो एक ही है, प्राइसिंग तो लिखा ही नहीं। अलग अलग तब लिखना बेटर रहेगा जब आप प्राइस भी अलग अलग हो। इसका अलग प्राइस होता था फीफो में, इसका अलग होता था ना फीफो लाइफो में, तो इसलिए अलग अलग लिखते थे। यहां पर क्या प्राइस को गोला है ही नहीं, तो इकट्ठा भी लिख सकते हो आप 300 3000 के हिसाब से। क्लियर है या नहीं है? ऐसा भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको यही करना है वो नहीं करना, या वो ही करना है ये नहीं करना। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। भाई 100 यूनिट 1000 के हिसाब से बढ़ी, मार्च 2 में 200 और खरीदी, तो 100 पहले की 200 अब की। 100 पे 1000 रुपए थे, 200 पे इतने थे, तो बताओ 300 पे कितना हो जाएगा 3040। अब मैं क्या करूंगा, तो क्वांटिटी में मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा। जो 250 यूनिट है, ये जो 250 यूनिट है ना, ये 250 यूनिट का क्या प्राइस होगा? क्योंकि मार्च को 250 यूनिट इशू करी है, किस प्राइस पे वही निकालना है, और वो जो निकालना है वो वेटेड एवरेज से निकालना है। अब इधर वेट का मतलब दोस्तों होता है क्वांटिटी। वेट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। मतलब कैसे कि पहले क्या करते थे कि पहले एवरेज वाले पे, ऊपर वाले केस में क्या करते थे 10 प्लस 10.2 लेकर इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे, यही करते थे ना। अब क्या करेंगे? अब करेंगे भाई टोटल क्वांटिटी का सम और टोटल वैल्यू का सम। 10 को 100 को से मल्टीप्लाई करा 1000 आया, 200 को से मल्टीप्लाई करा ये आया। तो मैंने कहा बताओ टोटल वैल्यू कितनी है 3040, उस पर टोटल क्वांटिटी कितने लग गई 300। तो 300 यूनिट पे 3040 रुपए की वैल्यू आई, तो इसका एवरेज ले लेना बस। उधर क्या करते थे प्राइस का एवरेज लेते थे, इधर हम क्वांटिटी का एवरेज ले रहे हैं। क्वांटिटी की वैल्यू को ऊपर और क्वांटिटी का टोटल क्वांटिटी को नीचे। इधर ऐसे नहीं करेंगे भाई 1000 ये प्लस 2040 इधर, तो आगे 3040 डिवाइडेड बाय 2 को जोड़ा है, ये वाला एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। वेट लेते हैं कि भाई ये जो 1000 रुपए आया कैसा आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करे, क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई करके, और ये 2040 कैसा आया 200 को 10.2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है, इन दोनों को जोड़ते रहे हो, वैल्यू को तो जोड़ रहे हो, पर ये किस वैल्यू कैसे आया इससे, इन क्वांटिटी से। तो टोटल वैल्यू अपॉन में टोटल क्वांटिटी करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। यही सीखा था, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अपॉन में टोटल यूनिट ऑफ मटेरियल, तो आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो वही करना होता है। या तो अब ऐसे कर लो, देखो 2 तरीके हैं, 100 प्लस 1000, 100 देखो 1000 प्लस 2040 लिख दो यहां पर, 1000 प्लस 2040 अपॉन में ये 1000 100 क्वांटिटी पे है और ये 200 क्वांटिटी पे है, तो कितना आ जाएगा 3040 डिवाइडेड बाय 300। समझ में आ गया? वहां प्राइस लेते थे, यहां टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अपॉन में टोटल क्वांटिटी लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा सर 3040 डिवाइडेड बाय 300, ये आ जाएगा 1.10। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके चले आप सभी लोग, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले चले, तो ये आ जाएगा 10.13 स्टार नंबर 1 बना दिया हमने। इसको बोला 10.13 स्टार नंबर 1 बना दिया। क्लियर है या नहीं है बताइए? क्लियर। अच्छा इसके बाद क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 इंटू 10.13 कितना आ जाएगा सर 2532.5। 300 में इतना, 250 में इतना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 50 का आ जाएगा। 50 में कितना जी माइनस कर दो 3040 आ जाएगा 507.5। अब देखो या तो आप ये जो प्राइस निकाला या इस तरीके से निकाल लो, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो 250 यूनिट है, दोबारा घूमो, दोबारा नहीं लिखता हूं, हटाता हूं इसको मैं,
तभी मजा आएगा, तभी खाली लगेगा तो मजा आएगा। ये 250 यूनिट आप इसके ऊपर सॉल्व करके निकाल लो, या ये 250 यूनिट का जो प्राइस है इससे पहले देखो क्या है, 300 यूनिट 3040, इन दोनों का एवरेज ले लो, खत्म कहानी। वेटेड एवरेज सिंपल होता है, उसमें इधर से मत करूंगा, इधर से भी कर सकते हो और इधर से, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 आया, इसको 7 मल्टीप्लाई कर 2000, इन दोनों को जोड़कर यहां लिखा है, इन दोनों को जोड़कर यहां लिखा है, तो वही तो करता हूं मैं। तो यहां क्यों देखूं, डायरेक्ट यहां से भी तो निकाल सकता हूं। अगर मैं क्यूमुलेटिव बेसिस पर काम कर रहा हूं, यहां पर क्यूमुलेटिव बेसिस पर 100 के बाद 200 खरीदो 300 लिख रहा हूं, 300 के बाद 100 खरीदूंगा तो 400 लिखूंगा, 100 नहीं लिखूंगा। क्यूमुलेटिव बेसिस पर काम कर रहा हूं तो बस क्या करो, 250 से पहले देखो क्या बैलेंस है, टोटल यूनिट आपके पास कितनी है उसका टोटल प्राइस करना है, इन दोनों का एवरेज ही, इन दोनों का जो डिवाइड है एवरेज ही क्या माना जाएगा, उसका प्राइस माना। चेक कर लो, 3040 डिवाइड बाय 300 10.13। तो अब ध्यान रखिएगा कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इन दोनों का डिवाइड करके कर लो, या इन दोनों से इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, बात तो एक ही है ना। अब इन दोनों को जोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप उधर देखो ही मत, जो इससे पहले यूनिट बची है ना, उन्हीं का एवरेज कर दो, खत्म कहानी, देखना ही नहीं है उनको कि कौन सी को बिलोंग कर रहा है, किसको क्या बिलोंग कर रहा है। समझ में आया? अब बताइए सर कितना आया। यह आया सर 2533.10.13 मल्टीप्लाई बाय 250, 2533 कर दिया, और 3040 में से क्या जाएगा 507, 50 यूनिट का अप्रोक्स कर दिया, ठीक है, पॉइंट हटा के एडजस्ट कर दिया। अगला मार्च 7 को देखना, अगला देखना, मार्च 7 को 200 यूनिट पर 10.5 के हिसाब से, तो 200 यूनिट पर 10.5 के साथ 2100 रुपए, 50 पहले से बढ़ी है, तो भाई 50 यूनिट पहले से बढ़ी है, 200 भी खरीदी तो कितनी होगी 250 यूनिट। 50 यूनिट का प्राइस ये था, 200 का ये था, दोनों को जोड़ दो, यहां लिख दो, बस 507 प्लस 2100। क्या समझ में आया नहीं आया किस तरीके से ये मेथड कहता है करने को। अगला 300 यूनिट परचेस करिए, एक 10.8 के हिसाब से 3240, तो 300 यूनिट पर अभी परचेस करी, पहले से 250 थी, 250 और 300 कितना हो जाएंगे 550, और 550 यूनिट 250 यूनिट का प्राइस ये है, इन दोनों को मत जोड़ देना, ये अलग है, इस 50 इसके अंदर जुड़ा हुआ है दोस्त। अब 250 यूनिट का प्राइस ये है, 300 यूनिट का प्राइस ये, इन दोनों को जोड़ दोगे 550 का आ जाएगा, 2670 प्लस 3240। बताइए सर क्या दिक्कत है। अब जो 550 यूनिट है, अगर आप ऊपर वाले तरीके से सोचते हो, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है उसके अंदर कि ये जो यहाँ जो 550 है किस किस को बिलोंग करे, इसलिए मैंने यहाँ अलग अलग दिखाया था कि पता चल जाए ये 300 इसका है, 200 इसका है और 50 ऊपर वाले का, तो उन तीन के प्राइस का एवरेज लेंगे। बट यहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप ये प्राइस निकालो ना, इससे पहले देख लो इन दोनों का क्या होगा, डिवाइड वो आ जाएगा, ये प्राइस खत्म, सोचना ही नहीं है जी। स्टार नंबर 2 क्या होगा, 5840 डिवाइड बाय 550 या जाएगा 10.63, 10.63। समझ में आ गया। अब आपको वैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। 550 किस किस को बिलोंग कर रहा है सर, 300 ये बिलोंग कर रहा है, 200 ये, 50 ये, तो इन दोनों का टोटल 1 2 3 का टोटल, और 1 2 3 के टोटल को डिवाइड कर देना, आ जाएगा। अरे बात तो वही है, इन दोनों के टोटल को ही तो कर रहा हूं, बट दिक्कत यहां आ जाएगी, सुनना जरा, दिक्कत यहां आ जाएगी, क्योंकि यहां पर और वहां पर ऐसे करोगे ना, सुनो सुनो सुनो, अगर आपने ये वाला ऐसे करा ना 300 का ये इसका, यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप 200 यूनिट को मल्टीप्लाई करो, जबकि आपकी यहां की 50 ही बची है, तो यहां 50 से ही करना पड़ेगा आपको, तो बहुत कंफ्यूजन टर्म है, सोचो ही मत इस बारे में। जो ऊपर वाला तरीका है उसको अलग तरीके से रखो, और ये वाला तरीका ये अलग अलग तरीके से रखो। ऊपर वाले तरीके में क्या करते हैं, ऊपर वाले तरीके में एक एक चीज देखते हैं। ऊपर वाले तरीके में क्या करते हैं, जब यहां का प्राइस निकालना होता है तो यहां पर जो बैलेंस बचा होता है वो देखते हैं कि किस प्राइस से बिलोंग कर रहा है, उन प्राइस का एवरेज लेंगे चलेंगे। ये तीन चीज, ये 300 इससे बिलोंग कर रहा था, ये 200 इससे, और ये 50 इससे, तो इन तीनों का एवरेज लेके चलेंगे, तब आएगा प्राइस। और इस वाले में आपको सोचना ही नहीं है ज्यादा, जब भी आपको इशू प्राइस निकालना हो, इससे पहले देखो कितना बैलेंस है, इन दोनों को डिवाइड करो, यहां लिख दो, बस खत्म। और इसके लिए वर्किंग नोट भी बनाना पड़ता है, 5847 डिवाइड बाई 550 आ जाएगा, 5847 डिवाइड बाई 550 आ जाएगा 10.63। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है, बताइए। 550 में 200 यूनिट गई तो कितनी बचेगी 350, और 350 में 5847, अच्छा इन दोनों को जोड़ के बताना कितना है, 200 इंटू 10.63, ये आ जाएगा 2126। तो इसमें से इतना माइनस कर दो, 5847 माइनस 2126 कितना आ जाएगा 3721। अब जब यहां पर आप इशू करोगे तो क्या करना, इससे पहले देखो क्या बैलेंस है, इन दोनों का डिवाइड यहां पर आ जाएगा। कितना सिंपल है ना याला। तो भगवान करे यही क्वेश्चन आ जाए और 100 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाए। ये भी आ गया 10.63, अप्रॉक्स ले लेना, 10.63 कर देना। 3721 डिवाइड बाय 350 यहां लिख भी देना,
3721 डिवाइड बाय 350। यहाँ तो बस ये करना है कि जो उससे ऊपर बैलेंस है उनका ले लो एवरेज, उन दो टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, ये आएगा 10.63। अगला मुझे बताओ, ये तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10.63 करेंगे, ये आ जाएगा 2126, ये भी 2126 आ जाएगा। तो मैंने कहा 350 में 200 चलेगी, कितने बचेगी 150, और टोटल प्राइस 350 कितना था, इसमें से माइनस कर दो, 3721 में से 2126 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1595। अभी 100 यूनिट 11 के हिसाब से और परचेस करी, 100 यूनिट 11 से 1100 क्या आई, 150 यूनिट और 100 यूनिट टोटल कितनी होगी सर, 250 यूनिट। 150 यूनिट का प्राइस ये रहा, 100 यूनिट का ये रहा, जोड़ दो 1100, इनको और इसको ऐड कर देंगे तो 150 का ये रहा, 100 का ये रहा, तो बताओ 250 का कितना, 2695। और ये 150 की इशू निकालना प्राइस हो, इस 150 का इशू प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले देखो क्या बैलेंस है उसका एवरेज कर लो, 2695 डिवाइड बाय 250, आपके पास आ गया 10.78। ये मात्र सिंपल लगाने लगा, बताओ 10.78 मल्टीप्लाई बाय 150, क्या आ जाएगा 1617, क्या आ जाएगा 1617। और यहाँ कितना बचेगा, 250 में से 150 का क्या बचेगा 100, और इसमें से ये गया तो क्या बचेगा, 2697 में से माइनस करेंगे 1617, तो आ जाएगा सर 10,080। और वेटेड एवरेज से 10,080 आया, उससे आया अलग, अलग आ सकता है, दोनों मेथड अलग है तो मैथ आंसर भी अलग है। मैथ थोड़ी ना है कि कोई भी मेथड लगा दो आंसर सेम आ जाएगा, कॉस्टिंग है, मेथड अलग आंसर अलग, ठीक है। 2695 है ना, अरे ये नहीं आएगा, 2695 है माइनस 1617, ये आएगा 1078 आ रहा है। लो भाई क्या समझ में आया। तो बेस्ट मेथड कौन सा है बताओ, वेटेड एवरेज मेथड, कितना सिंपल है, सोचने की जरूरत है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर इसमें ये देखना होता है कि जो यूनिट हमारे पे इससे पहले इशू करने से पहले जो बैलेंस यूनिट बची वो किस प्राइस को बिलोंग कर रहा है, उसका एवरेज ले लेना है बस, ज्यादा मुश्किल ये भी तो नहीं है। बट एज कंपेयर टू दोनों को देखा जाए तो वेटेड ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इशू करने से पहले देखो कितनी यूनिट बची है, पर उसमें क्या करना पड़ता है, हर बार क्यूमुलेटिव करनी पड़ती है यूनिट्स को, तब जाकर बात बनती है, परचेस कर जैसी परचेस होगी आप उसको जोड़ दोगे अगले वाली को, तो प्राइस भी लिख दोगे। और इस तरीके से दोस्तों आपका ये खत्म हो गया। लास्ट में क्या था, लास्ट में दे दो 250 2695, तो 2695 डिवाइड बाई 250, 10.78 खत्म हो गया दोस्त। क्या समझ में आया दोनों, क्वेश्चन तो करेंगे, एक मेथड और मुझे पढ़ाना है जिस मेथड पे प्रैक्टिकल है। वैसे तो 5 मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है, तो एक और मेथड दे रखा है जिसके अंदर प्रैक्टिकल बेस पे वो मेथड है, प्रैक्टिकल बेस पे जिस मेथड को हम नाम देते हैं रिप्लेसमेंट 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 प्राइस मेथड। एक मेथड और करा देता हूं, उसके बाद कोई भी मेथड नहीं बचता, प्रैक्टिकली कोई मेथड नहीं बचता, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे मेरे आज एक क्लास में, ये मेथड भी और हो जाए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने पे खत्म कर देंगे। बच क्या गया हमारे पास भाई, सिंपल एवरेज बच गया, फीफो लिफो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका, क्योंकि एक चीज होती है जब हम कोई क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट सारे खत्म करके ही चल रहे हैं। तो ये है कि भाई फीफो मेथड का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर लिफो ये वाला भी कंप्लीट कर लिया था, लिफो वाला टाइम लगाते हैं दोस्तों पर कंप्लीट सारी चीजें कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस, मतलब रिप्लेसमेंट प्लस मेथड, ये और मैं पढ़ा दूं आपको। 9 क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा आज की क्लास के अंदर। 9 के बाद फिर कोई बचता नहीं है क्वेश्चन। एक और है, एक और है, एक और बचता है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है दोस्तों, इसको भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, मतलब जो जो प्रैक्टिकल होगा वो सब कर लेंगे भाई, मैं कुछ नहीं छुड़वाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल बेस पे जो भी बच जाएगा वो सब कर लेंगे। सिंपल एवरेज देखो आ गया, मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस आ जाओ, वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज प्राइस का आपके मूविंग कहाँ है, मूविंग कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ये मूविंग वाला है, क्योंकि वेटेड एवरेज तो यहाँ भी हो गया, वेटेड एवरेज यहाँ भी हो गया, मूविंग भी तो आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे, कोई भी नहीं छुड़वाऊंगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन नहीं छुड़वाता तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या छुड़वाऊंगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कराने से पहले मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो मेरा अभी 9वां रह गया, 10वां रह गया, 11वां रह गया, और तीनों में नए नए अलग अलग मेथड है, करा देंगे सारे, क्या दिक्कत है। और कुछ नहीं बचा, होमवर्क सुन लो पहले क्योंकि होमवर्क जरूरी है। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क जरूरी है। आते नहीं है, बहुत कम है, बस स्टडी मैट में दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमने कर लिया था ना, राइट, फर्स्ट ईयर क्वेश्चन का हमने ये वाला पॉइंट कर लिया था दोस्त, 27 तो कर लिया था हमने, है ना, पिछली क्लास बड़ी होके कर लिया था।
इसके बाद हमें ये करना है, ट्राई करना, होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना, अगर हो गया ठीक, होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना, हो गया ठीक, नहीं हुआ छोड़ देना, मैं करा दूंगा। एक ये क्वेश्चन है फॉर 40, ये मैं करा चुका, और इसके नीचे जो 41 था वो भी मैं आपको करा चुका। 28वां और 29वां क्वेश्चन है इसके अंदर, बाकी वो बचा हुआ है बस एक, जो 8 9 10 है वो, और तो कुछ नहीं है भैया, मतलब खत्म करा ही दिया मैंने सारा, एक एक क्वेश्चन करा दिया यार, ये तो प्राउड फील होता है कभी तो अपने आप में। एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन भरोसा बन जाता है ना एक स्टूडेंट पे, आप पे भरोसा, आपका भरोसा हो गया होगा कि यार भाई कुछ भी हो एक एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। यस, आइए रिप्लेसमेंट मेथड अभी हमें पढ़ना है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड पढ़ना है, और मूविंग मेथड पढ़ना है, जो कि जिसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे सब मेथड पढ़ लेंगे, ठीक है। देखेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड डिफाइन, अरे 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 एक मिनट रुको, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड इसको लिख दूं पहले, डिफाइन, ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं, ऊपर वाला तो कौन सा पढ़ाया नहीं, उसको भी सीखो। लिखवाया क्या था, सिंपल एवरेज प्राइस, अंडर दिस मेथड मटेरियल इशू आर वैल्यूड एट अ एवरेज प्राइस, जो मटेरियल इशू करा जाएगा वो एवरेज प्राइस पे इशू करा जाएगा, और एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट प्राइस, जो यूनिट है उसका प्राइस क्या था, जैसे 10 10.2, उसका एवरेज डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट कितनी है, आपने कितनी यूनिट ऊपर ऐड करी, 10 10.2, 2 करी तो 2 से डिवाइड, बस ये फॉर्मूला है, क्या था इस फॉर्मूले में। दिस मेथड इज यूजफुल, ये मेथड तभी यूजफुल होगा जब आपकी जो यूनिट है, आपका जो यूनिट का प्राइस है, पहली बार जो यूनिट मंगा रहे हो, दूसरी बार जो यूनिट मंगा रहे हो, उसमें ज्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं है, प्राइस के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, जैसे कि ऐसा, ये भाई पहले आपने मंगाया 10 रुपए के हिसाब से, दूसरा मंगाया 10.2 के हिसाब से, इतना चलेगा, 11 के हिसाब चलेगा, पर 10 के हिसाब से और 20 के हिसाब से इतना फ्लक्चुएशन नहीं चलेगा, तो फिर ये एवरेज काम नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज भी एक हद तक काम आता है दोस्त, 10 और 10.2 का एवरेज निकालूंगा तो एक हद तक काम आएगा, पर 10 और 20 का एवरेज एक हद तक काम नहीं आ सकता, 10 और 30 का प्राइस का, भाई पहले मांग रहे हो 10 रुपए के हिसाब से एक यूनिट, फिर मांग रहे हो 30 रुपए के हिसाब से, तो ये मेथड तभी यूजफुल है जब आपका जो डिफरेंस है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, जिस प्राइस पर आपने मटेरियल खरीदा उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, एक यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन है, मतलब ज्यादा नहीं है, 2 पैसे का, 3 पैसे का, 1 रुपए का तक का, पर 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए तक का फ्लक्चुएशन नहीं चलेगा। अगर आपको कहना है तो उसके लिए मेथड एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे। तो एवरेज प्राइस मेथड तब लगाया जाता है जब आपका जो परचेज आप कर रहे हो ना, उसमें जो किस प्राइस पे जो आप परचेज कर रहे हो वो प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो एक दूसरे से। अगर 10 रुपए का खरीदा था पहले, आज 10.2 का खरीदा तो चलेगा, 10.5 का खरीदा है तो चलेगा, ठीक है, 10.8 का खरीदा तो चलेगा, 11 रुपए का खरीदा चलेगा, 12 रुपए का खरीदा चलेगा, बट आप खरीदो 10 आज खरीदा, 20 का कल खरीद रहे हो, तो इतना भी नहीं चलेगा, इतना फ्लक्चुएशन नहीं चलेगा। तो इस फ्लक्चुएशन में काम नहीं करता, इसका एक डिसएडवांटेज था इस प्राइस का, इसलिए वेटेड एवरेज बनाया गया। और वेटेड एवरेज अगर आप आज 10 का खरीद रहे हो और 10 और अगले दिन आप खरीद रहे हो 25 रुपए का, 15 का जो डिफरेंस आ रहा है उस पर भी वेटेड एवरेज काम करें, क्योंकि वो वेट के अकॉर्डिंग करता है, क्वांटिटी के हिसाब से पर यूनिट निकालता है, और ये प्राइसिंग का एवरेज करता है। अगर आप आज 10 का खरीदे हो 10.2 का, इन दोनों का एवरेज अगर करेंगे तो बताना क्या आएगा, एवरेज 10 डिवाइड बाय 10.2, 10 प्लस 10.2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 10.1। देख रहे हो एवरेज क्या आ रहा है, 10.1 आ रहा है, इन्हीं के आपस में आ रहा है। अब 10 और 30 का एवरेज करना जरा, 40 डिवाइड बाय 2, यह है 20। देखना कितना फ्लक्चुएशन है, 10 से 20 और 30 से 20, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है तब। तो एवरेज सिंपल मेथड, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द मटेरियल आर रिसीव्ड इन अ यूनिफॉर्म लॉट ऑफ सिमिलर क्वांटिटी एंड प्राइस डू नॉट फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट करे पर डिफरेंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे। फ्लक्चुएट तो कर सकता है भाई, फ्लक्चुएट प्राइस को तो फ्लक्चुएट करेगा ही थोड़ा, बट ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। अगर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा प्राइस तो ये मेथड लगा देना, और अगर ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर कभी भी जब एक चीज में फ्लक्चुएशन आता है तो एवरेज काम नहीं आता। आपको पता है एवरेज हर जगह काम नहीं आता, जब ज्यादा का डिफरेंस होता है तब एवरेज काम नहीं आता। एक बच्चे के 90 90 90 और 30 मार्क्स है, अगर मैं इन तीन का एवरेज करूंगा, अगर मैं इन तीन का एवरेज करूंगा तो देखना कितना है, 90 प्लस 90 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3, तो 90 आया तीन का एवरेज करने पे, इसी के आसपास आ रहा है। पर अगर मैं इन चार का एवरेज कर दूं एक की वजह से, देखना एवरेज कितना घट जाएगा, 270 प्लस 30 डिवाइड बाय 4, देखो 75 आया, फर्क देख रहे हो आप।
एवरेज हर जगह काम है, कितने का फर्क आ गया, सिर्फ एक कम होने की वजह से कितने का फर्क आ गया। ऐसी ज्यादा का डिफरेंस आने से भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है प्राइसिंग के अंदर, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। तो ये एक डिसएडवांटेज था सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में। डिसएडवांटेज ये था कि ये प्राइस मेथड तभी एप्लीकेबल होगा, ये प्राइस मेथड तभी फॉलो करा जाता है जब आपका एक सिमिलर क्वांटिटी पे मटेरियल आ रहा हो, सो ज्यादा नहीं आ रहा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा मटेरियल पे, और जब आप एक सिमिलर क्वांटिटी मटेरियल लेते हो और जब आप जो प्राइस है मटेरियल खरीदने का एक टाइम पे अगले टाइम पे अगले टाइम पे वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। अगर वो ज्यादा फ्लक्चुएट करता था तब ये मेथड काम नहीं आता था, इसलिए बनाया गया वेटेड एवरेज मेथड। और पहली लाइन में लिख दिया दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज, दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज। क्योंकि अगर प्राइस का डिफरेंस जितना भी क्वांटिटी मटेरियल हो, आज आप 100 मंगा रहे हो, 1000 बनाने लगे, 1.5 लाख बनाने लगे, और आज आप 100 रुपए का मटेरियल 100 रुपए का मंगा रहे थे, आप 1 लाख मटेरियल 10 रुपए का मंगा रहे हो, तो कितना ही प्राइस में डिफरेंस आ जाए, कितने ही यूनिट में डिफरेंस आ जाए, वेटेड एवरेज मेथड हर जगह काम आता है, क्योंकि ये वेट लेकर चलता है। ये क्वांटिटी को वैल्यू प्राइस से मल्टीप्लाई, प्राइस लेके नहीं चलेगा, 10 और 100 का डिफरेंस देखेगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेगा, तब आता है, तो हमेशा सही होगा, एक्यूरेट आंसर माना जाएगा, इसलिए वेटेड एवरेज। तो इसलिए लिख दिया गया पहली लाइन पे। और फॉर्मूला देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल स्टॉक कि मटेरियल जो था उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी और कितनी क्वांटिटी में था, 3040 डिवाइड बाय 300, याद आ रहा है, 3040 कॉस्ट होगी और 300 क्या किया, यूनिट है। क्लियर है या नहीं है बताइए, समझ में आया? अभी तो बस स्टार्टिंग है, क्वेश्चन कर लेंगे इसके, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सर। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड डिफाइन एज द प्राइस at which it is possible to purchase an item. It is possible to purchase an item identical to that which is being replaced or revalued. Which is being replaced or revalued. अब क्या कहता है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, इसको पढ़ेंगे इसको, पहले क्वेश्चन करा दो, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, नाइन्थ क्वेश्चन पे, 7th 9th से पहले ऊपर सारे हो चुके हैं, कोई भी नहीं छूटा, और 10th क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट है और 11th में भी नया कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट नया है, सिंपल एवरेज तो कर दोगे, वेटेड एवरेज कर दोगे, पर मूविंग एवरेज नहीं पता वो कैसे निकालना, वो नया है। पर 9th करते हैं पहले अभी। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस फ्रॉम द पर्टिकुलर। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 400 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड ये कहता है कि कोई भी मटेरियल जो सिमिलर नेचर का होता है, आइडेंटिकल नेचर का होता है, आप उसको रिप्लेस कर लो, उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है, वो दे रखिए डेट, रिप्लेसमेंट अलग अलग प्राइस ऑफ डेट की, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें से कोई एक उठाकर अपना इशू कर देना है। क्या मतलब हुआ सर, समझ नहीं आया सर ये। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आता है भाई। ये क्या हुआ, ये तो ये कॉपी हो गया, कंट्रोल जेड गायब, कहीं तो कॉपी गया था ना, याद है मुझे, ये रहा ये रहा, ये तो कॉपी किया था, ये तो लिख लिया होगा सब आपने भाई। नोट्स मेंटेन कर लो प्रॉपर, क्योंकि कॉस्टिंग आज नहीं आगे भी काम आएगा, फाइनल में भी काम आएगा, और यही चीज इंटर ग्रुप 2 में भी काम आएगा। फिर मत रोइएगा मेरे नोट्स गायब हो गए भैया, नोट्स लिखे थे। आइए, तो हो गया। अंडर रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड से हम कर रहे हैं आरपीएम, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड पूरा लिखेंगे पेपर के अंदर, पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। आइए, सबसे पहले क्या हुआ,
400 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। और मार्च की हम कहानी कर रहे हैं, मार्च की, तो मार्च में ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, तो मार्च 1 को 1 2 3 400 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से प्राइस का कॉलम बनाना है यहाँ पर। 400 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए प्राइस का कॉलम यहाँ पर बनेगा। प्राइस का कॉलम यहाँ पर बनेगा। ईयर कौन सा है बता सकता है कोई? 2016 है। 2016 मार्च 1। अब मुझे बताइए सर परचेज कैसे करिए? इशू परचेज करिए 10/3 को 2016 को, 10/3 मतलब 10 मार्च को 100 यूनिट 4.10 के हिसाब से, ठीक है। मार्च 10 को परचेज करिए 100 यूनिट 4.10 के हिसाब से, कितना हो जाएगा सर ये? 410। तो भैया 400 यूनिट डेयरी, 100 यूनिट डेयरी कितनी हो गई? 500 यूनिट, ठीक, 500 यूनिट बनी। अब ऐसे नहीं करना, देखो 1600 ये रहा, 410 ये रहा, तो 1600 प्लस 410 यह आ जाएगा 2010। और अगर आप इसका प्राइस निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 2010 डिवाइड बाय 500 आ गया 4.0। तो ऐसे निकाल लो, नहीं बनाना मत बनाओ प्राइस का कॉलम। मैं तो बता रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते, पर ऐसे नहीं करना, वो फीफो लिफो वाला प्राइसिंग नहीं करना कि 400 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से और 100 यूनिट 4.10 के, सिर्फ वही होना और कहीं नहीं होना वो चीज, ठीक है। याद रखिएगा क्या करना है, क्यूमुलेटिव बेसिस पे काम करना है। 400 यूनिट अगर 4 के हिसाब से 16, मतलब ये समझो 400 यूनिट अगर 1600 रुपए की है तो 500 यूनिट 2010 की, कैसे 1600 और 410 2010 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके भले ही आप क्या निकाल सकते हो उसका, ये निकाल सकते हो 4.02, ठीक। आगे आगे कह रहा है जी हमने 300 यूनिट इशू करी है और सेम डेट पर 200 यूनिट हमने 4.30 के हिसाब से रिसीव्ड करी है। नहीं नहीं नहीं, डेट अलग है, डेट अलग है, ये ऊपर नीचे आ गई है, इधर आनी थी। 17 तारीख को हमने रिसीव करी है, पहले हमने इशू करी, 15 तारीख को इशू कर दो, मार्च 15 को इशू करो, मार्च 15 को इशू करो। अब इशू कैसे करेंगे? 300 यूनिट इशू करिए, अब इशू कैसे करेंगे? 300 यूनिट इशू करिए, कैसे करेंगे? सिंपल, मार्च 15 का हमें इशू प्राइस दे रखा है, दैट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस। इसको रिप्लेसमेंट प्राइस कहते हैं, पहले से गिवन है, बस ये पहले से गिवन है, लगा दो, हो गया खत्म। तो बस इतना ही था, हाँ इतना ही था, ये चीज हमें पहले से गिवन होगी, हमें निकालना नहीं होता, इतना ही था, बस ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, 500 यूनिट में से 300 गई तो कितनी बच गई? 200। 2010 में से 2010 में से आ जाएगा 1260, तो कितनी बचेगी? 750। और 700 बचेगी, तो इसको इससे डिवाइड करें तो क्या होगा? 3.75। मैं बता दूंगा कैसे आया है, ठीक है। दोबारा देख लो, रिप्लेसमेंट प्राइस क्या। अब समझिए दोस्त कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। वैसे तो सबसे सिंपल मेथड अभी तक का ये होता है, क्योंकि इसके अंदर किस प्राइस पे इशू करना है, जिस दिन इशू होगा ना उस दिन का प्राइस भी दे रखा होगा, बस उसी प्राइस पे इशू कर दो और कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना इसमें। अब बेसिकली है क्या इस प्राइस पर? देखिए रिप्लेसमेंट समझिए, मान लो आज मैंने एक मटेरियल खरीदा, 1 तारीख को 1 जैन को मैंने मान लो एक मटेरियल खरीदा 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। एक मटेरियल कितने के हिसाब से खरीदा? 10 रुपए। जब ये मटेरियल खरीदा तो मैंने इसको कहां पर रखा? स्टोर पे रखा, स्टोर पे रखा। अब स्टोर में ये 2 दिन पड़ा रहा, 2 दिन तक ये स्टोर में पड़ा रहा, लेफ्ट रहा 2 दिन तक। ये एग्जांपल आप इस एग्जांपल को आप उस कॉन्सेप्ट के नीचे छापेंगे, इस कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जांपल को छाप देना। 1 जनवरी को मटेरियल परचेज करा है, और ये मटेरियल परचेज करा 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। और आज जैसे ही मैं मटेरियल परचेज करा, मैंने इसको कहां रख दिया था? स्टोर पे रख दिया था। स्टोर में 2 दिन तक लेफ्ट रहा, वहीं पड़ा रहा। 2 दिन बाद मैंने स्टोर से निकालकर इसको कहां भेजा? फैक्ट्री में भेजा। अब जिस दिन मैंने फैक्ट्री में भेजा, ये डेट थी जनवरी, वो आया जनवरी को आया, 1 जनवरी को, 2 जनवरी 3 जनवरी वहीं लगा, और 4 जनवरी को मैं इशू कर रहा हूं। 4 जनवरी को मैंने क्या करा दोस्त? 4 जैन को मैंने इशू करा मटेरियल। जिस दिन 4 जैन को आप इशू करोगे उस दिन देखना ये मटेरियल अगर उस दिन खरीदूं तो कितने का। 4 जैन को आपने ये मटेरियल इशू करा, कहां इशू करा? फैक्ट्री में। आपने मटेरियल खरीदा था 1 जनवरी को, आपको मटेरियल पड़ा था परचेज का 10 रुपए पर यूनिट। उस दिन आपने उस नेट मटेरियल को खरीदा, फैक्ट्री में नीड नहीं थी, तो आपने 2 दिन तक उस मटेरियल को जो परचेज करा था 10 रुपए का, वो स्टोर पे रख दिया। 4 तारीख को फैक्ट्री में नीड हुई कि मटेरियल चाहिए, तो स्टोर से आपने वही मटेरियल निकाला और स्टोर पे ट्रांसफर करा। तो जिस दिन आप स्टोर से फैक्ट्री में मटेरियल को इशू करोगे उस दिन जाकर देखना मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है मटेरियल का, मार्केट प्राइस क्या है मटेरियल का। अब 2 दिन बाद इस मटेरियल का प्राइस होगा 10.20 रुपीज, मतलब 20 पैसे से बढ़ गया। जिस दिन आप इशू कर रहे हो
जिस दिन मटेरियल इशू होगा, जिस दिन मटेरियल इशू होगा उस दिन के मार्केट प्राइस को इशू प्राइस कहा जाएगा इन रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में। जिस दिन मटेरियल इशू होगा उस दिन के मार्केट प्राइस को इशू प्राइस कहा जाएगा, इशू प्राइस कहा जाएगा। उस दिन के मार्केट प्राइस को इशू प्राइस कर जाएगा। और इधर जो मार्केट प्राइस है ना दोस्तों, उस मार्केट प्राइस को कहा गया रिप्लेसमेंट प्राइस। उस मार्केट प्राइस को कहा गया रिप्लेसमेंट प्राइस। समझ में आ गया? मतलब ये है कि भाई मटेरियल आपने 10 रुपए का खरीदा, 2 दिन तक आपने उसको स्टोर पे रखा, और स्टोर के बाद आपने 2 दिन बाद जब उसको स्टोर से इशू कर रहे हो ना, इशू प्राइस क्या होने वाला है? इशू प्राइस वो होगा जो मार्केट में उस दिन का प्राइस होगा उस मटेरियल का। देखना कि जो मटेरियल आप इशू कर रहे हो फैक्ट्री में, वो सेम मटेरियल, आइडेंटिकल मतलब सेम नेचर का मटेरियल, आइडेंटिकल मटेरियल मार्केट में अभी कितने का मिल रहा है जिस दिन इशू कर रहा हूं। जिस डेट पर इशू करोगे उस डेट पर देखना सेम आइडेंटिकल मटेरियल कितने का है। हमने कहा 10.20 का, वही प्राइस पे आज फैक्ट्री पे इशू करोगे 10.20। क्या समझ में आया नहीं आया? दैट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। वर्ड यूज हो रहा है रिप्लेसमेंट, तो हम यहां रिप्लेस नहीं कर रहे दोस्तों, हम मार्केट प्राइस को रिप्लेसमेंट प्राइस कह रहे हैं। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एग्जांपल समझ में आ रहा है? जिस दिन मटेरियल इशू होगा उस दिन के मार्केट प्राइस को इशू प्राइस कहा जाएगा। उस दिन देखेंगे कि जो मटेरियल हम आज फैक्ट्री में इशू कर रहे हैं, 4 तारीख को जो मटेरियल फैक्ट्री से, स्टोर से फैक्ट्री में इशू हो रहा है, वो सेम नेचर का मटेरियल अगर मार्केट से उस दिन खरीदूं तो कितने का आएगा। तो मैंने कहा जितने का आएगा उतने रुपए में आप इशू कर देना। इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड डिफाइन एज द प्राइस, एक प्राइस बताता है एट विच इट इज पॉसिबल टू परचेज ऑन एन आइटम एंड आइडेंटिकल टू दैट विच बीइंग रिप्लेस और रिवैल्यूड। क्या कहा कि क्या ये मटेरियल पॉसिबल है, सेम नेचर का मटेरियल पॉसिबल, जिस दिन हम मटेरियल इशू कर रहे हैं क्या वो सेम नेचर का मटेरियल पॉसिबल है मार्केट से खरीदना? अगर पॉसिबल है तो देखना किस प्राइस पे खरीदना किस प्राइस पे मिल रहा है। जिस प्राइस पे वो सेम नेचर का मटेरियल मिल रहा होगा उसी प्राइस को हम उसी प्राइस कहेंगे, उसी प्राइस पे इशू कर देंगे। आज खरीदेंगे नहीं मटेरियल, सिर्फ चेक करेंगे, देख लेंगे कि आज जो मटेरियल मैं स्टोर से फैक्ट्री की तरफ डाल रहा हूं वो किस प्राइस पे भेजूं। हमने कहा उस प्राइस पे भेजना, ये सेम नेचर का मटेरियल आज कितने का वो देख लेना, जितने का होगा उस प्राइस पे आप इशू कर देना। इसलिए जो प्राइस, जो मार्केट प्राइस है वो तो नहीं बता सकता ना मैं, आज मार्केट प्राइस क्या चल रहा है ये बता दूंगा मैं? नहीं बता पाऊंगा। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा मार्केट प्राइस, जिस दिन डेट होगा इशू उसका मार्केट प्राइस दे रखा होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जिस दिन इशू हो रहा होगा उस दिन का मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, और जो मार्केट प्राइस होगा उसी को आज रिप्लेसमेंट प्राइस कहा गया, उसी को रिप्लेसमेंट प्राइस कहा जाता है। और उस दिन का मार्केट प्राइस गिवन होगा, वही मार्केट प्राइस सेम आइडेंटिकल स्टॉक का मार्केट प्राइस गिवन होगा, उसी मार्केट प्राइस से इशू कर देना। इसलिए मैंने 15 तारीख को क्या करा, उसी मार्केट प्राइस से इशू कर दिया। अगर आप प्राइस का कॉलम नहीं बनाना चाहते तो मत बताइए, जरूरी नहीं है। पर समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये कैसा आया, ये कैसा है समझ में आया कि भैया हमें पता है जिस दिन मैं इशू करूंगा ना 300 यूनिट का मटेरियल, देखूंगा ये मटेरियल, यही मटेरियल अगर मैं आज खरीदूं तो 420 का मिलेगा, तो इसी पे इशू कर देंगे। और ये हमें गिवन है, हर बार गिवन होगा, बस यही करना है आपको। बताइए अगले तारीख को क्या हुआ? 17 तारीख को हमने रिसीव करी 200 यूनिट 4.30 के हिसाब से, मार्च 17 को रिसीव करी 200 यूनिट 4.30 के हिसाब से, 200 यूनिट 4.30 के हिसाब से कितना आ गया? 860। भाई 200 यूनिट बची थी, 200 अब हो गई 400 यूनिट हो गई, 750 पहले थे 860 अब हो गए, जोड़ दो कितना आ गया? 1610। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बीच का इशू प्राइस आ जाएगा, मतलब वो आ जाएगा कि ये 400 यूनिट किस प्राइस पे दिख रहे हैं, बस ये आ जाएगा। दिखना है लिखो, नहीं दिखना मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। बस ये बता देता हूँ ये निकाल कैसे रहे हैं, ये 4 निकाला कैसे, 1600 को 400 से डिवाइड करा है, ये कैसे निकाला है, 2010 को 500, ये लिख लो साइड में, पता चल जाएगा ये आए कैसे, क्योंकि बाद में नहीं पता चलेगा, आज तो पढ़ रहे तो पता है, जब रिवीजन करोगे ना तो कंफ्यूज जाओगे कहाँ से आए। एक बार लिख लो, 2 लिख लो भले ही, ये 750 को 200 से डिवाइड करने पे, और ये कैसा आया है 1610 को 400 से डिवाइड करने पे, ऐसा आया है ये प्राइस। वैसे नीड नहीं है, नो नीड टू राइट, जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। पर अच्छा मैटर है ना भाई, हमें पहले से प्राइस गिवन है, किस प्राइस पे मटेरियल इशू होगा, बस खत्म। 20 तारीख को मटेरियल इशू हुआ 250 यूनिट, 20 तारीख को मटेरियल इशू हो रहा 250 यूनिट,
किस प्राइस पे? देखो ना 20 तारीख का प्राइस क्या है, 4.40 डाल दो। 250 इंटू 4.40 कितना आ गया सी? 1100 रुपए। तो 400 में से 250 गया, कितना बच गया? 150। और 1610 में से 1100 गया, कितना बच गया? 510। 510 डिवाइड बाई 150 कितना बच गया? 3.4। आया समझ में? इसके बाद 25 तारीख को क्या हुआ? 400 यूनिट रिसीव हुआ 4 साढ़े 4 के हिसाब से। मार्च 25 को 400 यूनिट रिसीव हुआ 4.5 रुपए के हिसाब से, कितना आ गया जी? 450 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। 400 यूनिट 4.5 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 1800 रुपए। 150 यूनिट पहले थी, 400 यूनिट हो गई, 550 हो गई। प्राइस पहले 510 था, अब 1800 जुड़ गया। 510 प्लस 1800 कितना आ गया? 2310। इसको इससे डिवाइड कर दो, इसका प्राइस आ जाएगा। जरूरी नहीं है, करना चाहो कर सकते हैं। स्टडी मैट में कर रखा था तो मैंने भी करवा दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मार्च 26 को इशू करा 200 यूनिट, तो 200 यूनिट इशू करा। देखो 26 तारीख का प्राइस ऑलरेडी गिवन है 4.60, मतलब जो रिप्लेसमेंट प्राइस दे रखा होगा वही इशू प्राइस होगा। 200 यूनिट 4.60 के हिसाब से कितना आ गया? 920। तो 200 यूनिट 4.60 के हिसाब 920 आ गया। तो भैया देखो 550 में से 200 जाएगी यूनिट, इशू हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? 350 यूनिट। और 2310 का प्राइस था, 2310 का प्राइस था, जिसमें से 920 का प्राइस का इशू हो चुका। अब बचा 1390 डिवाइड बाय 350 पर यूनिट आ गया 3.97। मार्च 26 का हो गया। मार्च 27 को रिसीव करी 100 यूनिट 4.60 के हिसाब से। 100 यूनिट 4.60 के हिसाब से 460 रुपए। 350 ये थी, 100 और आ गई 450। कितना? 1390 था पहले और 460 अभी और आ गए 1850 डिवाइड बाय 440, ये आ गया 4.20। बताइए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सर इसमें तो कोई हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम। मार्च 27 का दे रखा है, मार्च 30, और मार्च 30 को दोस्तों इशू करा है कितने यूनिट? 300 यूनिट इशू करी है। प्राइस है 4.5 के हिसाब से, सब दे रखा है। 300 यूनिट 4.80। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था? वो कॉन्सेप्ट एग्जांपल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि क्लास में ये एग्जांपल कराया गया था, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी। 440 में से 300 यूनिट चलेगी तो 140 बच गया। 1850 था 440, तो भैया 1440 माइनस कर दो तो 410 आ गया। 410 डिवाइड बाई 140, ये आ गया 2.928। लो भाई लो, बताइए सर बात क्लियर है या नहीं? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक मिनट रुकना, यहाँ गलती कर रखी है शायद। 440 तो ना 450 यूनिट आएगी ना, 350 पहले थी, 100 अब आए 450 आएगी। 450 और 1390 प्लस 460, ये तो 1850 ठीक है। यहाँ बच जाएगा 150। 150 410 डिवाइड बाई 150 आ जाएगा 2.7333। 2.733 410 डिवाइड बाई 150 2.733। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब मेरे पे आपके पास कौन सा रह गया? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, क्वेश्चन नंबर 11 रह गया, और स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 रह गया। ये 4 क्वेश्चन रह गया। नेक्स्ट क्लास में ये चारों खत्म कराकर प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा मेरा, जिसके अंदर मैंने आपको स्टडी मटेरियल पूरा करा दिया, स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दी, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मैंने स्कैनर आपको पूरा करवा दिया 2008 से लेकर अभी तक का पूरा, और आपको वर्कबुक पूरी करा दी। ये सारी चीजें करा दी मैंने आपको। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीजें होती है एक्चुअल में क्लासेस के अंदर। ये तो आपका डेमो है, डेमो देख रहे हो आप कैसा है। डेमो 1-2 क्लास लेके नहीं, मैं पूरे चैप्टर ही डाल दिया डेमो के अंदर। देखो ये भरोसा रहे कि भैया सर चीज होती है, ठीक है। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 28, 29 है। 10, 11 में कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, और आपको मैं होमवर्क है कि जो 11 क्वेश्चन है ना आपका 11 क्वेश्चन, वो 11 क्वेश्चन आप वेटेड एवरेज से करके लाइए। 11 क्वेश्चन आप सिंपल और वेटेड दोनों से करके लाइए, तो आसानी रहेगी हमारे को करने में। सिंपल एवरेज मेथड से करना है और वेटेड एवरेज मेथड से करना है, दोनों से करके लाइएगा। बाकी मैं आपको ये चारों कराऊंगा ही कराऊंगा, पर करके जरूर लाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।